Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying Financial Management's MCQ type of questions. अब तक हमने 3 सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। उन तीनों भी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। साथ ही साथ फिनंशियल मैनेजमेंट के साथ कई सारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पर और कई सारे कॉमर्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर मैंने MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, जिसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। अगर आप चाहें तो उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई कर सकते हैं मेरी चैनल पर जाकर, और वहाँ पर आप इन सारी MCQ टाइप ऑफ सीरीज़ को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग हमारी 4th सीरीज़ फिनंशियल मैनेजमेंट की MCQ टाइप क्वेश्चंस की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। A portfolio which lies below the efficient frontier is described as optimal, unattainable, dominant, dominated. एक पोर्टफोलियो जो कि लाई करता है बिलो इफिशिएंट फ्रंटायर के, वो डिस्क्राइब किया जाता है डोमिनेटेड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्टफोलियो एक कंपाइलेशन होता है मटेरियल्स का जो कि एग्जाम्पलाइज करता है हमारी बिलीफ, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Offering cash discount to customers result in reducing the average collection period, increasing the average collection period, increasing sales, decreasing sales. अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर, तो कस्टमर जल्दी से पे करेंगे और हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैश डिस्काउंट डिडक्ट करता है हमारे सेलर्स, जो कि हम सेल करते हैं गुड्स और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑर्डर टू मोटिवेट कस्टमर, जो कि स्पेसिफाइड टाइम के बीच में अमाउंट पे कर दे। कैश डिस्काउंट आल्सो रेफर किया जाता है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट के नाम से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज़ द इफिशिएंट पोर्टफोलियो विद द डैश लोएस्ट रिस्क, हाईएस्ट यूटिलिटी, लीस्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है वो एक इफिशिएंट पोर्टफोलियो है जो कि हाईएस्ट यूटिलिटी के साथ होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट पोर्टफोलियो को आउट ऑफ सेट ऑफ पोर्टफोलियोज में से और कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, a higher accounts receivable turnover ratio means dash lower debt collection period, higher debt collection period, lower sales, higher sales. अगर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हाई है तो हमें लो डेप्ट कलेक्शन पीरियड देखने मिलता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डेटार कलेक्शन पीरियड जो है वो इंडिकेट करता है हमारे एवरेज टाइम जो कि हमने लिया है कलेक्ट करने के लिए ट्रेड डेब्ट्स को। अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है हमारी इंक्रीजिंग इफिशियंसी का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मार्केट रिस्क इज बेस्ट मेजर्ड बाय द डैश अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मार्केट रिस्क बेस्ट मेजर्ड की जाती है बीटा से। मार्केट रिस्क जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है इन्वेस्टर्स की जो कि एक्सपीरियंस कर सकती है लॉसेस ड्यू टू फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के फिनेंशियल मार्केट में, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व है। सो ऑप्शन बी बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज गुड डैश मैनेजमेंट, फिनेंशियल, मार्केटिंग, स्टॉक, परचेसिंग। गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो एक गुड परचेसिंग मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हेल्प करता है फिगर आउट करने के लिए एग्जैक्टली कितनी इन्वेंटरी हमें चाहिए ऑन हैंड। तो ये जो है वो हेल्प करता है हमारी प्रोडक्ट शॉर्टेजेस को प्रिवेंट करने के लिए और अलाउ करता है हमारी इनफ इन्वेंटरी को मेंटेन करने के लिए वेयर हाउस में। गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो लीड करती है हमारी मोर ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस को। नेक्स्ट, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज रिस्कलेस, मार्केट रिस्क, रैंडम रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को ही कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कहा जाता है। स्पेसिफिक रिस्क वो एक रिस्क होती है जहाँ पर जो अफेक्ट करती है मिनिमल नंबर ऑफ एसेट को। स्पेसिफिक रिस्क उसके नाम में जैसे इम्प्लाई किया गया है रिलेटेड होती है एक स्पेसिफिक कंपनी या स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ। ये जो टाइप ऑफ रिस्क है वो अपोजिट होती है ओवरऑल मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क के अपोजिट होती है। स्पेसिफिक रिस्क को अल्सो रेफर किया जाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क या फिर डाइवर्सिफिएबल रिस्क के नाम से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
सेटअप कॉस्ट इज ए टाइप ऑफ डैश कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, कैरिंग। सेटअप कॉस्ट जो है वो टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सेटअप कॉस्ट में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो एक इक्विपमेंट को रेडी करने के लिए जो कि प्रोसेस बोथ बैच ऑफ गुड्स में होती है, इसलिए सेटअप कॉस्ट जो है वो एक बैच लेवल कॉस्ट होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। सेटअप कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है नॉन वैल्यू कॉस्ट, यानी कि जो मिनिमाइज की जाती है उसमें। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Under the PE model, stock price is a product of dash, EPS and DPS, PE ratio and EPS, EPS and required return, PE ratio and required return. Under PE model, stock price is product of PE ratio and EPS. प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो एक वैल्यूएशन मेथड होती है जहाँ पर यूज की जाती है कंपेयर करने के लिए कंपनी के करंट शेयर प्राइस और उसके पर शेयर अर्निंग्स के साथ। सो ऑप्शन B is the correct answer. The amount of the temporary working capital is dash, keeps on fluctuating from time to time, remains constant for all times, financed through long term services, none of the above. अमाउंट जो होती है हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की वो फ्लक्चुएटिंग होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो है वो एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन होता है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल का ओवर एंड अबाउ हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल पे। Next, book value is dash, the same as market value, a more accurate valuation technique than the dividend models, the accounting value of the firm as reflected in the financial statements, the same as liquidation value. बुक वैल्यू जो होती है वो एक अकाउंटिंग वैल्यू होती है फर्म की जो कि रिफ्लेक्ट की गई होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बुक वैल्यू एक नेट असेट वैल्यू के नाम से भी जानी जाती है जिसमें कंपनी कैलकुलेट करती है उसके टोटल असेट को और माइनस कर देती है इंटेंजिबल असेट और लाइबिलिटीज को। नेक्स्ट, टू whom does the treasurer most likely report? Chief Financial Officer, Vice President of Operations, Chief Executive Officer, Board of Directors. चीफ फिनेंशियल ऑफिसर को हमारे ट्रेजरर जो होते हैं वो मोस्ट लाइकली रिपोर्ट करते हैं। चीफ फिनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO जो है वो ऑफिसर होते हैं कंपनी के जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी कंपनी की फिनांसेस को मैनेज करने की और साथ ही साथ हमारी कंपनी की फिनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग और फिनेंशियल रिपोर्टिंग भी करते हैं। ऑप्शन ए चीफ फिनेंशियल ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो टेंड्स टू बी क्लोजर फॉर डैश, high-tech companies, banks, utilities, service companies. Price to book value ratio tend to be close for banks. Option B is the correct answer. Price to book value यानी कि PB is the ratio of market value जो कि कंपनी के शेयर या फिर शेयर प्राइस को ओवर इट्स बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में देखती है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टर्न जो होता है एक वैल्यू होती है कंपनी के एसेट की जो कि एक्सप्रेस की गई होती है बैलेंस शीट में। Next, the return after the payoff period is not considered in case of dash, payback period method, interest rate method, present value method, discounted cash flow method. रिटर्न आफ्टर पे ऑफ पीरियड जो होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता इन केस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड में जो टाइम होता है वो एक इनिशियल आउटले ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एक्सपेक्टेड होता है रिकवर करना थ्रू द कैश इनफ्लोज जो कि जनरेट किए जाते हैं बाय इन्वेस्टमेंट और ये एक सिंपलेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ट्रेनिंग टेक्निक होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Dash shifts the weights of securities in the portfolio to take advantage of areas that is expected to do relatively better than other areas. Portfolio management, market timing, momentum strategy, sector rotation. सेक्टर रोटेशन शिफ्ट करता है वेट ऑफ सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो में जो कि एडवांटेज लेती है हमारे एरियाज़ में जो कि एक्सपेक्टेड होती है हमारे रेगुलरली बेटर देन अदर एरियाज़ में। सो सेक्टर रोटेशन जो है वो एक थ्योरी होती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पैटर्न्स की और इस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये एक सेक्टर होता है जो कि अंडरस्टूड होता है एक मीन या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज को सिमिलर लाइन्स ऑफ बिजनेसेस में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Depreciation is included in cost in case of payback method, accounting rate, discounted cash flow, present value method. Depreciation को cost में include किया जाता है in case of accounting rate. Depreciation एक accounting method है जिसमें हम allocate करते हैं cost of intangible asset को over उसकी useful life के साथ और use किया जाता है account में for declining in value को।
बिजनेसेस में जो डेप्रिसिएशन करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, वो बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए होते हैं. सो ऑप्शन बी, अकाउंटिंग रेट इज द करेक्ट आंसर. द सेंट्रल इशू ऑफ इफिशिएंट मार्केट कंसर्न्स रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट्स, स्ट्रक्चर. सेंट्रल इशू ऑफ इफिशिएंट मार्केट जो है वो कंसर्न होते हैं इंफॉर्मेशन के साथ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म. हमारी फर्म का मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल क्या होता है? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन. शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही हमारी फर्म का मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल होता है. नेक्स्ट, a bond issue is broken up so that some investors will receive only interest payments while others will receive only principal payment, which is an example of dash. Bundling, unbundling, financial engineering, credit enhancement, B and C. एक जो बॉन्ड इशू किया है वो ब्रोकन अप हो जाता है और वो सम इन्वेस्टर्स के लिए रिसीव होता है ओनली इंटरेस्ट पेमेंट और अदर्स के लिए रिसीव करता है ओनली प्रिंसिपल पेमेंट. ये जो एग्जांपल है वो है अनबंडलिंग का और फिनेंशियल इंजीनियरिंग का. ऑप्शन ई, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. डैश इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फिनांसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड. फिनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एजेंसी थ्योरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न होता है एक्विजिशन, फिनांसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के साथ, जो कि ओवरऑल गोल को माइंड में रख के किया जाता है. फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि फिनेंशियल पोजीशन जो होती है एंटरप्राइज की उससे डील करता है. नेक्स्ट, इफ अ मार्केट इज इनएफिशिएंट एज न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड अबाउट अ सिक्योरिटी डैश, नथिंग विल हैपन. द स्टॉक प्राइस विल फॉल एट फर्स्ट एंड देन लेटर राइज. There will be a lag in the adjustment of the stock price. There will be negative demand for the stock. अगर मार्केट इनएफिशिएंट है तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है हमारी सिक्योरिटी की, वहाँ पर एक लैग होता है एडजस्टमेंट में स्टॉक प्राइस के. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द बोनस इशू इज परमिटेड टू बी मेड आउट ऑफ डैश एंड प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश. फ्री रिजर्व्स, फ्री इंटरेस्ट, फ्री बोनस, फ्री कैश डिविडेंड. बोनस इशू जो है वो परमिटेड किए जाते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से और प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है कैश में. बोनस इशू जो है वो उसे एक स्क्रिप इशू भी के नाम से भी जाना जाता है या फिर कैपिटलाइजेशन इशू के नाम से भी जाना जाता है. ये एक ऑफर होती है फ्री एडिशनल शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने के लिए. सो ऑप्शन ए, फ्री रिजर्व इज द करेक्ट आंसर. द बोनस इशू इज मेड टू मेक द नॉमिनल वैल्यू एंड द डैश वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. फेस, मार्केट, स्टॉक, रियल. बोनस इशू इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी जो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू होती है हमारी शेयर्स की, उसे हम बनाएं. बोनस इशू जो है उसे स्क्रिप इशू या कैपिटलाइजेशन इशू के नाम से जानते हैं, जो कि एडिशनल शेयर्स हम दे देते हैं या फिर ऑफर करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. सो ऑप्शन बी, मार्केट वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. द हाइएस्ट लेवल ऑफ मार्केट इफिशियंसी इज वीक फ्रॉम इफिशियंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इफिशियंसी, random walk efficiency, strong from efficiency. The highest level of market efficiency जो है वो strong from efficiency होती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मार्केट इफिशियंसी रेफर करती है हमारी डिग्री को जो कि मार्केट प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करती है ऑल अवेलेबल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन के साथ. नेक्स्ट, हैविंग डिफाइंड वर्किंग कैपिटल एज करंट एसेट्स, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिनांसिंग मेथड एंड टाइम, रेट ऑफ रिटर्न एंड फिनांसिंग मेथड, time and rate of return, components and time. Having defined capital as current asset, it can be further classified according to components and time. Option D. Working capital एक financial metric है जो represent करता है operating liquidity जो कि available होती है हमारी business में, organization में या other entity में including governmental entities. So option D is the correct answer. The weak form of the EMH is supported if successive price changes over time are dash, independent of each other, negative, positive, lagged. The weak form of EMH is supported if successive price changes over time are independent of each other. Option A is the correct answer. Efficient market hypothesis यानी कि EMH जो है ये एक थेरी होती है फिनांस इकोनॉमिक्स की जो स्टेट करती है एसेट प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट करते हैं ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन को. नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म अफेक्ट्स बोथ द लॉन्ग टाइम फिनांसिंग एंड डैश वेल्थ. ओनर्स,
क्रेडिटर्स, डेटार्स, शेयर होल्डर्स। डिविडेंड पॉलिसी जो होती है फर्म की वो अफेक्ट करती है बोथ लॉन्ग टाइम फिनेंसिंग एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड पॉलिसी एक पॉलिसी है जहां पर कंपनी यूज करती है उसके स्ट्रक्चर को इसके डिविडेंड्स पे आउट करने के लिए शेयर होल्डर के साथ। The random walk hypothesis is most related to the weak form EMH, semi-strong form EMH, semi-weak form EMH, strong form EMH। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस जो है वो मोस्ट रिलेटेड होती है वीक फॉर्म ईएमएच के साथ। वीक फॉर्म इफिशियंसी जो नोन की जाती है रैंडम वॉक थ्योरी के साथ, वो स्टेट करती है फ्यूचर सिक्योरिटी प्राइसेस जो कि रैंडम होते हैं एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट इवेंट्स होते हैं। सो एडवोकेट्स जो होते हैं वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी बिलीव करते हैं ऑल करंट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक प्राइसेस को और पास्ट इन्फॉर्मेशन को, और उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है करंट मार्केट प्राइसेस में। नेक्स्ट, डैश इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी प्रॉफिट का जो कि हमारी शेयर होल्डर के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If an investor searches for patterns in security returns by examining various techniques applied to a set of data, this is known as fundamental analysis, technical analysis, data mining, random walk theory। अगर कोई इन्वेस्टर सर्च करता है पैटर्न को सिक्योरिटी रिटर्न्स में और एग्जामिन करता है वेरियस टेक्निक जो कि अप्लाइड की जाती है सेट ऑफ डेटा के साथ, इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग डिसिप्लिन एम्प्लॉयड होता है जो कि इवैल्यूएट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट को और आइडेंटिफाई करता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बाय एनालिसिस या फिर एनालाइज करके स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स जो गैदर होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ, जैसे कि प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के साथ। द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स दैट वेरीज विथ सीजनल रिक्वायरमेंट्स इज रेफर्ड टू एज डैश वर्किंग कैपिटल। परमानेंट, नेट, टेम्पररी, ग्रॉस। अमाउंट ऑफ करंट एसेट जो कि वैरी होती है हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट के साथ, उसे कहा जाता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो है वो एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन होता है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल का ओवर एंड अबाउ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। द लास्ट स्टेप इन फंडामेंटल एनालिसिस इज इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की जो लास्ट स्टेप है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग डिसिप्लिन को एम्प्लॉयड करती है जो इवैल्यूएट करती है हमारी इन्वेस्टमेंट को और आइडेंटिफाई करती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को और एनालाइज करने के बाद स्टैटिस्टिकल ट्रेंड को जो कि गैदर किए जाते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसे कि प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट, एक्सेस वर्किंग कैपिटल रिजल्ट्स इन ब्लॉक ऑफ कैश, लूजिंग इंटरेस्ट, lack of production, lack of smooth flow of production। एक्सेस वर्किंग कैपिटल रिजल्ट करता है ब्लॉक ऑफ कैश में, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल एक्सेस होगा, ओवरऑल होगा, तो ये बैड होता है क्योंकि इसका मतलब होता है मनी जो अवेलेबल है हमारी कंपनी में वो बहुत ज़्यादा है हमारी नीड से ज़्यादा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ ए डेरिवेटिव सिक्योरिटी इज डैश, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रिलेटेड प्रिमिटिव सिक्योरिटी, कैन ओनली कॉज इंक्रीज रिस्क, is unrelated to the value of the related primitive security, is worthless today। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड होती है वैल्यू ऑफ रिलेटेड प्रिमिटिव सिक्योरिटी के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेरिवेटिव सिक्योरिटी एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारी वैल्यू ऑफ अनदर एसेट के साथ। मेन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो होते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। नेक्स्ट, the market value of firm is the result of dash, dividend decision, working capital decision, capital budgeting decision, trade off between cost and risk। मार्केट वैल्यू जो होती है फर्म की वो रिजल्ट होता है हमारे ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्केट वैल्यू एक प्राइस होती है एसेट की जो फेच की जाती है मार्केट प्लेस में। मार्केट वैल्यू को कॉमनली यूज किया जाता है या फिर रेफर किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में के नाम से या फिर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में, क्योंकि ये ऑब्टेन की जाती है मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर बाय द करंट शेयर प्राइस। नेक्स्ट, मनी मार्केट फंड्स वेर अ फिनेंशियल इनोवेशन पार्टली इंस्पायर्ड टू सर्क्यूमवेंट डैश, रेगुलेशन क्यू विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, रेगुलेशन एम, रेगुलेशन डी, रेगुलेशन बी विच इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस।
मनी मार्केट फंड्स जो कि फिनेंशियल इनोवेशन के लिए पार्टली इंस्पायर्ड होते हैं टू सर्क्यूमेंट रेगुलेशन क्यू के साथ, विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। ये मनी मार्केट फंड जो है वो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है ओनली इन हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि कैश, कैश इक्विवेलेंट्स सिक्योरिटीज़, हाई क्रेडिट रेटिंग डेप्ट बेस्ड सिक्योरिटीज़ विथ ए शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी लेस देन 13 मंथ्स। और इसका रिजल्ट ऐसे होता है कि ये जो फंड है वो ऑफर करते हैं हाई लिक्विडिटी विथ ए लो लेवल ऑफ रिस्क। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट्स इन लैक ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास, या फिर लैक ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल इनसफिशिएंट नहीं होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली नहीं होगा और जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ऑप्शन डी, लैक ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज डैश एज कंपेयर्ड टू शेयर्स, हायर, लोअर, इक्वल, मीडियम। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू शेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो रेफर करता है इफेक्टिव रेट ऑफ कंपनी को जो पे करती है इटकी करंट डेब्ट को। रिस्क लवर्स यूटिलिटी कर्व हैव डैश, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, निगेटिव स्लोप एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। रिस्क लवर्स यूटिलिटी कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं हमारी ओरिजिन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंडिविजुअल्स जो सीख करते हैं मिनिमाइज करने के लिए रिस्क को, वो कॉल करते हैं रिस्क एवर्टर या फिर रिस्क एवर्स। हाउएवर जो इंडिविजुअल्स प्रीफर करते हैं रिस्क लेने में उनको कहा जाता है रिस्क सीकर्स या फिर रिस्क लवर्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डैश रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, मिनिमम, मैक्सिमम, एक्सपेक्टेड, मार्जिनल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि एक्सपेक्ट किया गया होता है इन्वेस्टर के थ्रू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर करता है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो कि हमारी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में मेक करते हैं। ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि अर्न किया जाता है हमारी कुछ मनी पुट करने के बाद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में विथ इक्वल रिस्क में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following sections of a balance sheet are inventories listed? Current asset, property, plant and equipment at cost, current liability, shareholders equity. इन्वेंटरीज जो लिस्ट की जाती है बैलेंस शीट में वो करंट एसेट के हेड के अंदर आती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डैश डिसीजंस रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स टू बी हेल्ड इन द फर्म, फिनांसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, कंट्रोलिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिगिंस होते हैं डिटर्मिनेशन के साथ कि टोटल अमाउंट ऑफ एसेट कितने नीडेड है हमारे फर्म के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट होते हैं सिलेक्शन ऑफ एसेट के साथ जो कि हमारे फर्म में चाहिए और उसमें हमें फंड्स को इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट, द की आइटम फॉर इन्वेस्टर्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट इज सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर टैक्स नेट इनकम। जो की आइटम होता है इन्वेस्टर्स का इनकम स्टेटमेंट में वो होता है आफ्टर टैक्स नेट इनकम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस जो है वो सिंपली नेट इनकम होती है बिजनेसेस की जो कि लेस की जाती है ऑल टैक्सेस के बाद, और ये एक सम होता है ऑल रेवेन्यूज का माइनस ऑल एक्सपेंसेस का जिसमें इंक्लूडेड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए फिनांस मैनेजर। फिनांस मैनेजर का इनमें से कौन सा फंक्शन है? मोबिलाइजिंग फंड्स, रिस्क रिटर्न्स ट्रेड ऑफ, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, कंट्रोल ओवर द यूजेस ऑफ फंड, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो फंक्शन होते हैं फिनांस मैनेजर के। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। Which of the following represents the rate at which a company can grow from internal sources? Return on assets, sustainable growth rate, adjusted EPS, return on equity. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करता है हमारी रेट को जहां पर कंपनी ग्रो करती है फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एसजीआर जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ होती है जिसमें कंपनी सस्टेन करती है विदाउट एनी फिनांस ग्रोथ विद द एडिशनल इक्विटी और डेब्ट के हिसाब से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following techniques of project appraisal does not consider the time value of money? Benefit cost ratio, net present value, internal rate of return, accounting rate of return. इनमें से कौन सी टेक्निक प्रोजेक्ट अप्रेजल की है जो कंसिडर नहीं की जाती टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ?
तो वो है ऑप्शन डी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये यूज़ नहीं की जाती। ये एक मेथड है जहाँ पर एसेट एक्सपेक्टेड होते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के साथ और कंप्यूट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन कंपेयर्ड टू द management's desired rate of return to accept or reject a proposal. Next, the sustainable growth rate of a firm can be calculated as product of the dash: return on assets and return on equity, dividend payout ratio and leverage, retention rate and return on equity, net profit margin and total sales. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ फर्म जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिटेंशन रेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एसजीआर जो है वो एक मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ होता है कंपनी का जो कि सस्टेन करता है विदाउट कोई फिनेंशियल ग्रोथ जो कि एडिशनल इक्विटी और डेब्ट में से लिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ट्रेडिंग मीन्स हैविंग लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, high turnover working capital, sales are less compared to assets employed, low turnover of working capital. अंडर ट्रेडिंग का मतलब होता है लो टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर ट्रेडिंग जो होता है वो एक रिवर्स होता है ओवर ट्रेडिंग का। इसका मतलब होता है कीपिंग फंड्स आइडल और उसे यूज ना करना प्रॉपरली, और ये होता है ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और जो कि लीड करता है फॉल ऑफ एसेट में और रिजल्ट करता है फिनेंशियल क्राइसिस में। नेक्स्ट, वन वे टू ऑब्टेन अर्निंग्स फोरकास्ट्स इज द मैकेनिकल प्रोसीजर नोन एज डैश: क्रॉस रेफरेंस एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल ट्रेडिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, डेटा माइनिंग। One way to obtain earning forecast is the mechanical procedure known as time series analysis. Option C is the correct answer. टाइम सीरीज एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डील करती है टाइम सीरीज डेटा और ट्रेंड एनालिसिस के साथ। टाइम सीरीज डेटा का मतलब होता है वो डेटा जिसमें सीरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर इंटरवल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एनालिसिस द रिस्क फॉर अ स्टॉक इज रिलेटेड टू इट्स डैश: लिवरेज फैक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में रिस्क फॉर स्टॉक जो है वो रिलेटेड होता है उसके बीटा कोएफिशिएंट के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिनांस में बीटा या फिर बीटा कोएफिशिएंट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है या फिर इन्वेस्टमेंट मेजर है जहाँ पर रिस्क अराइज होती है एक्सपोजर में, जो कि जनरल मार्केट मूवमेंट्स एज अपोज टू आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स में होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we complete our series of financial management MCQ type questions. I hope these series are beneficial in your studies. अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना ना भूलें. हम लोग फिर से मिलेंगे इसके सीरीज़ के साथ. फ्रेंड्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट की इस सीरीज़ को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं. ये सीरीज़ आपकी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. So friends, keep watching, keep sharing. We will meet in our next series very soon. Thank you.